जय हिंद, लाल सलाम साथियों। मैं साकेत हूँ, वाइस प्रेसिडेंट JNU की। आज ऐसे बिहार के इस मंच से सस्ती शिक्षा सबका अधिकार इस टॉपिक पे अपना वक्तव्य रखने वाला हूँ। अगर मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए ताकि फिर लेक्चर को आगे शुरू किया जाए। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप कृपया कमेंट में लिख दें कि सुन पा रहे हैं ताकि वीडियो शुरू किया जाए। अब ठीक है। क्या बेहतर आ रही है आवाज़? हेलो हेलो। क्या आप मेरी आवाज़ आ पा रही है? अच्छा, चलिए। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऐसे बिहार का, और साथ ही साथ स्पेशली साथी सुशील का, जो ASF के राष्ट्रीय सचिव है, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आज इस मंच से मैं अपनी बात रख पाऊँ। तो साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आज सस्ती शिक्षा या शिक्षा में जिस तरीके से फंड कट हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में शिक्षा में फंड कटौती करते हुए एक फीस की वृद्धि की जा रही है, इस मुद्दे पे बात रखने के लिए कई सारे आयाम हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यहाँ पे पिछले साल 2019 में जो करीबन 3-4 महीने एक आंदोलन चला। यह आंदोलन था जो हॉस्टल की हमारी फ़ीस थी उसमें वृद्धि के खिलाफ। पर इसमें कई सारे आयाम थे। एक तरफ जब हम देखते हैं कि क्या मतलब होता है हॉस्टल की फ़ीस के बढ़ने का, JNU में, जहाँ पे JNU का अपना डाटा, जो JNU अपना डाटा हर साल पब्लिश करता है, उस हिसाब से 40% छात्र जो है वो ऐसे परिवार से आते हैं जो आर्थिक तरीके से पिछड़े हैं, जो सामाजिक जो उनका बैकग्राउंड है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो महंगी फ़ीस दे के JNU में अपनी पढ़ाई कर पाए। और इसीलिए JNU ने एक मॉडल को डेवलप किया है। कई सालों से जो JNU का छात्र आंदोलन है वो इस मॉडल को डेवलप किया है कि शिक्षा सबका अधिकार है और इसके लिए फ़ीस को कम रखा जाए, इसके लिए रिजर्वेशंस को लगाया जाए, इसी के लिए एडमिशन में डिप्रीशन पॉइंट, जो जेंडर डिप्रीशन पॉइंट्स है और क्वार्टाइल डिप्रीशन पॉइंट्स ही दिए जाए। इस पूरे मॉडल को बनाया गया ताकि हमारे देश में जिस तरीके से असमानता है, जिस तरीके से हमारे देश के समाज व्यवस्था और हमारे देश के जो एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इतनी विषमता है कि शिक्षा जो सबका एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाता है। और इसी को तोड़ने के लिए JNU जैसे संस्थानों की एक परिकल्पना की गई थी। तो इस पूरे मॉडल को जो JNU के 50 साल में डेवलप किया जाता है, आनन फानन में करीबन एक हफ्ते में वाइस चांसलर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स और पूरा जो प्रशासन है JNU का, उसकी तरफ से एक मॉडल लाया जाता है जिसके आधार पे कहा जाता है कि हॉस्टल की फ़ीस को बढ़ाया जाएगा और जो फ़ीस पहले महीने की करीबन 2000 से 2500 आती थी, अब वो महीने की 5 से 8000 आएगी। और इस पूरे सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि 40% जो छात्र हैं हमारे विश्वविद्यालय के JNU के, जिनकी मंथली फैमिली इनकम, महीने की पारिवारिक आय वो 12,000 रुपये से कम है, उस पूरे एक परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब ये हुआ कि JNU में
जो 40% छात्र है वो अपना पढ़ाई छोड़कर चले जाए। तो क्यों एक प्रशासन ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी के, हमारी यूनिवर्सिटी के 40% छात्र यहाँ पे ना पढ़े क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने घर चले जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ताना बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। 2014 में जब मोदी सरकार आती है तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले की सरकारों ने शिक्षा पे काफ़ी सारा खर्च किया था, पहले भी कम ही था, पर पहले जहाँ पे 4% साल में बजट का, जीडीपी का खर्च होता था, तो 2014 से हम देखते हैं 2019 में वो 4% से घटकर 3.4% हो जाता है। ये क्यों होता है? क्यों होता है कि उच्च शिक्षा में खर्च कम हो जाता है, और क्यों होता है कि और इसीलिए, क्योंकि शिक्षा में खर्च कम हो रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं एक संभालने के लिए फ़ीस को बढ़ाया जाता है। पर ये इतना सिंपल नहीं है। एक तरीके से जेएनयू का ही अगर उदाहरण लिया जाए तो जेएनयू में ही जब फ़ीस की कटौती की, फ़ीस को बढ़ाया गया और फंड की कटौती की गई, तो ये कैसे की गई? ये की गई कि सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा पे खर्चा करे, हमारे हॉस्टल के लिए पैसा दे, हमारा मेस चलने के लिए पैसा दे, उन खर्चों को काट कर, उस फंड को काट कर जो किया गया वो ये है कि प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो फीस बढ़ी वो कैसे बढ़ी, हमारी क्यों बढ़ने की बात की गई। 1700 रुपये पर महीने का ऐड किया गया कि हम बिजली और पानी का खर्चा दें। अब ये सवाल ही नहीं उठता कि सरकारी हॉस्टल में हम रहते हुए बिजली और पानी का खर्चा दें, ये कभी नहीं हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो बात किया गया कि ये सारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाए, जो हमारी मेस चलती है, हमारे जो सफाई कर्मचारी है, जो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए प्राइवेट को और उसका खर्चा लिया जाए जेएनयू के छात्रों के पॉकेट से। अब ये पूरा जो एक ताना बाना रचा गया है, ये सिर्फ जेएनयू का बात नहीं है। आप याद कीजिए 2019 में मई में मोदी सरकार को दूसरा टर्म मिला, फिर से इलेक्ट होकर आई, 303 सीट के साथ आई, पर पहला आंदोलन जो होता है इस सरकार के खिलाफ वो टीस हैदराबाद में होता है। वो होता है क्योंकि वहाँ पे भी हॉस्टल का फ़ी बढ़ाया गया, और वहाँ पे जो हुआ कि बिल्कुल जेएनयू की तरह फ़ीस को बढ़ाया गया। वहाँ पे जिस तरीके से जो पिछड़े वर्ग से छात्र आते हैं उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है, उनको जो एक कम फीस देना पड़ता है, उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सेम एक सिलसिला चलता है, यूपी के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम एक सिलसिला चलता है, और FTII में और SRFTI में भी, जहाँ पे दिसंबर में हंगर स्ट्राइक हुआ था, और जेएनयू के ही बगल में जो जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी हर जगह मतलब आप देखिए तो एक तरीके से एक श्रृंखला बना दी गई है, एक सेम कहानी, एक पटकथा। और इसके पीछे जो कुछ कारण है उसमें मैं आज बात करना चाहता हूँ। ये कारण एक एक करके अगर देखा जाए, जो मैंने कहा कि एक तो ये है कि सरकार की तरफ से फंडिंग को कम किया जा रहा है, वो कम किया जा रहा है साल दर साल। जो 4% 2014 में होता था, आज जाके 3.4% हो चुका है। पर सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ फंडिंग कम किया जा रहा है। जो MHRD में फंड मिलता है उच्च शिक्षा पे खर्च करने के लिए, जो कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, या फिर जो RTI की रिपोर्ट्स है, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और स्क्रोल जैसे साइट्स ने की है, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो मेजॉरिटी फंड है, एक उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2019 में ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 2100 करोड़ रुपए का एक ग्रांट सरकार से मिला था। साल भर में 2100 करोड़ में से सिर्फ 800 करोड़ खर्च होता है, बाकी का पूरा पैसा वैसे के वैसे ही रहता है। तो कहीं ना कहीं दो तरीके का एक समस्या है। एक तरफ ये है कि सरकार फंड को कम कर रही है, दूसरी तरफ ये है कि सरकार के पास जो पैसा है, जो HRD के पास और UGC के पास जो पैसा है, उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। पर कोई सरकार ऐसा क्यों करेगा, जब सरकार खुद इस साल के बजट में, बजट 2020 में ये बात को माना है, इस बात को माना है कि 2030 तक के भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा देशों में से, जिसमें सबसे बड़ी एक वर्किंग फोर्स होगी, उन देशों में आ जाएगा। तो हमारे पास एक स्किल होना, एक एजुकेटेड वर्कफोर्स होने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा कोई सरकार क्यों करेगा कि अपने ही जनता की शिक्षा को ख़त्म करने का एक कोशिश ये सरकार क्यों करेगा? तो इसके पीछे मेरे मुताबिक कई कारण हैं, जिसमें से एक है कि एक तरीके से एक पुश हो रहा है, एक कोशिश हो रही है कि सरकारी संस्थान जितने हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे DU हो, चाहे जामिया हो, चाहे तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। उनमें जो आज एनरोलमेंट है, जो प्राइवेट से कई गुना ज़्यादा है,
उसे किसी तरीके से कम करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को, प्राइवेट कॉलेजों को, जो आज एक व्यवसाय की तरह बनकर खड़े हो चुके हैं, उनमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाने की एक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये की जा रही है क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है? वो इस तरीके से हो रहा है कि एक तरफ जब आप शैक्षणिक संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज़ को आप फंड नहीं देंगे तो उनको अपना फ़ंड खुद जनरेट करना पड़ेगा। जब उनको अपना फ़ंड खुद जनरेट करना पड़ेगा तब उनको ऐसे कोर्सेज देने पड़ेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे प्रॉफिट हो। ये प्रॉफिट का मेंटालिटी है, इसे समझना पड़ेगा। अब ये प्रॉफिट का मेंटालिटी ये है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे जिनको अपना पैसा खुद जनरेट करना पड़ेगा, तो उनको ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जिससे वो अपना पैसा फिर से बना पाए। यानी कि जिसे प्रोफेशनल कोर्सेज कहा जाता है, चाहे MBA हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उनको एक प्रेफरेंस देते हुए और इन सारे कोर्सेज़ की महंगी फ़ीस, JNU का उदाहरण देख लीजिए। JNU में 283 रुपये लगता है एक साल का किसी भी छात्र के फ़ीस का, ये ट्यूशन फ़ीस है। 2 नए कोर्सेज जो हमारा प्रशासन है, जो एक पूरी तरीके से जिसे हम संघीय प्रशासन कहते हैं, जो जिसका एक ही काम है कि सरकार का तलवे चाटना, सरकार की जो मंशा है उसे पूरा करना, उसने 2 नए कोर्स शुरू किया है, इंजीनियरिंग और MBA। बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग और MBA JNU में शुरू किया है, बट इसको शुरू किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से किया गया है, इस पे ज़रा ध्यान फरमाने का एक ज़रूरत है। एक तरफ JNU का फ़ी जब बाकी सारे कोर्सेज़ का, चाहे साइंस हो, चाहे वो PhD हो, चाहे वो MA हो, सबका दूसरी तरफ जब ये नए इंजीनियरिंग और MBA कोर्सेज है तो इनकी फ़ीस लाखों लाख रुपए में है। MBA का ही कोर्स आप देख लीजिए तो उसको 2 साल के कोर्स के लिए आपको 20 लाख रुपए अपने पास होना पड़ेगा, 20 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में जब ऐसे कोर्सेज को शुरू किया गया है तो इसको इसीलिए शुरू किया गया है ताकि छात्रों के ऊपर वो एक बोझ डाल दिया जाए अपने फ़ीस का। और इसीलिए हेफा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे पॉलिसीज़ को आगे लाया जाता है। 2 मिनट इन पर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि किस तरीके से ये पूंजीपतियों का और सरकार में बैठे हुए जो नेता है, जो भाजपा का जो एक पूरी तरीके से शिक्षा विरोधी एक उसका विचारधारा है, उसको हेफा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके तहत समझा जा सकता है। एक तरफ हेफा जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, इस नाम का एक प्रोग्राम जो शुरू किया है, जो मुख्यतः कैनरा बैंक और सरकार के बीच में एक पैक्ट की तरह शुरू किया गया है। और इसका नाम जो है वो काफ़ी, अगर आप देखेंगे, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, सुन के ये लगता है कि फाइनेंस मिलेगा इससे, पर दरअसल होता ये है कि हेफा जो है वो लोन देता है। वो लोन देता है यूनिवर्सिटीज़ को, अगर यूनिवर्सिटीज़ को नया कोर्स शुरू करना है, क्योंकि पिछले साल से तो सरकार का जो एक निर्णय है बजट के दौरान कि नया ग्रांट हम नहीं देंगे नए कोर्स को शुरू करने के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो आप हेफा से लोन लीजिए। तो हेफा से अब यूनिवर्सिटी लोन लेता है। JNU ने 500 करोड़ का लोन हेफा से लिया है। अब सरकार ग्रांट देती थी, ग्रांट देने का मतलब ही ये होता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं उससे हम नया कुछ बनाएंगे। अब लोन का मतलब ये है कि आप हमें 500 करोड़ दे रहे हैं तो हमें 500 करोड़ आपको वापस करना पड़ेगा। सरकार को, यूनिवर्सिटीज़ को सरकार को पैसा वापस करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये 500 करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी कहाँ से लाएगा। मान लीजिए 500 करोड़ रुपये JNU ने लिया, नए स्कूल बनाए, नए बिल्डिंग बनाए, नए लैब बना लिए। अब 500 करोड़ रुपए वापस कहाँ से दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे यही फ़ी बढ़ा के। और ये 500 करोड़ का लोन चुकाने के लिए ही JNU के छात्रों के हॉस्टल की फ़ी बढ़ाई गई। MBA के छात्रों से 20 लाख रुपए सालाना एक लेने की बात की गई है। इंजीनियरिंग के छात्रों से भी हज़ारों हज़ार रुपए लेने की बात हुई है। और ये सारा जो चीज़ है सिर्फ JNU की बात नहीं है, ये बात पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ की है, एक शिक्षा प्रणाली की है कि हेफा। और दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भाजपा सरकार ने अभी तक के पार्लियामेंट से पास नहीं किया है, पर उसका ड्राफ्ट करीबन तैयार हो चुका है। और मेरी ये अपील रहेगी सभी छात्रों से, सभी साथियों से कि आप जाइए HRD के साइट पे और वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए। उसका एक अब्रिज वर्जन भी, एक छोटा वर्जन भी है, उसे आप पढ़िएगा। उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का बात किया गया है। अब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि ऑटोनॉमी मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को जैसे हम देख रहे हैं ऑटोनॉमी का काफ़ी ज़रूरत है। JNU जैसे एक यूनिवर्सिटी में, जो वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरा डिसीजन खुद से लेना है, पर सरकार के आलाकमान से जो निर्देश आते हैं कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा कोर्स लाया जाए,
एग्ज़ाम कब होना है, उसके हिसाब से एक यूनिवर्सिटी चलता है। हमारे जैसे जो एक्टिविस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर फ़ाइन कैसे लगाना है ये भी सरकार से निर्देश आता है। पुलिस ने कब कहाँ एक्शन लेना है ये भी सरकार से निर्देश आता है। एक छोटी यूनिवर्सिटी में कैसे काम करना है, तो इस स्थिति में ऑटोनॉमी काफ़ी अच्छा लग सकता है। पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को अपना फ़ंड खुद से जनरेट करना पड़ेगा, और अपना फ़ंड यूनिवर्सिटी जनरेट करे इसका मतलब ही ये है कि यूनिवर्सिटी को फ़ी बढ़ाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को छात्र से पैसा वसूलना पड़ेगा, और यही हो रहा है। जब ये हो रहा है ना सिर्फ जेएनयू बल्कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि छात्र इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, छात्र इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जेएनयू में जो घटनाक्रम हुआ, अक्टूबर में एक मीटिंग होती है और जिसमें एक नया हॉस्टल मैनुअल को पास किया जाता है। वैसे हॉस्टल मैनुअल को पास कराने के लिए जेएनयू छात्र संघ और हॉस्टल जितने हैं जेएनयू में, उन सबके प्रेसिडेंट्स की सहमति का ज़रूरत है। पर क्योंकि ऐसे निर्णय लिए गए जिस पे छात्र कभी सहमत नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उस मीटिंग में किसी को बुलाया नहीं गया, न किसी भी छात्र प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया। आनंद फानंद में ये सारे निर्णयों को पास किया जाता है, और उसके बाद जब छात्र आंदोलन करते हैं, 4 महीने तक यूनिवर्सिटी को बंद किया जाता है, स्ट्राइक होता है, क्लास नहीं होता है, परीक्षा नहीं होता है। छात्र यहाँ तक कहते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे नए सेमेस्टर का, चाहे आप हमें निकाल दीजिए, क्योंकि वैसे भी महंगी फीस देके हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार से टस से मस प्रशासन नहीं होता है, बस उल झलूल सतही तरीके से बातें करके, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके, ये करते हुए कोशिश करता है कि किसी तरीके से छात्र चुप हो जाए। और जब कुछ नहीं होता है, जब छात्र 4 महीने से आंदोलन करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब जनवरी के महीने में 5 तारीख को जो हुआ वो पूरे देश के सामने है। किस तरीके से नकाबपोश गुंडे, जो सरकार का जो एक छात्र संगठन है, सरकारी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके नेतृत्व में आते हैं, कैंपस में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, छात्रों को पीटते हैं और फिर निकल जाते हैं। पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रहती है, देखती है। और अब तो 6 महीने होने को आ गए हैं इस पूरे घटना को, अब तक के कोई भी एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, जबकि पूरे वीडियो है, पूरे कंप्लेंट किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, तो भी कुछ नहीं किया गया, क्योंकि एक तरीके से डराने की कोशिश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि आप अपने बढ़ते हुए फीस के बारे में, आप अपने शिक्षा के अधिकार के बारे में बात नहीं रखेंगे। तो हम क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि सरकार की ये मंशा नहीं है। अब देखिए किस तरीके से एक एक करके सरकार किस तरीके से शिक्षा का मॉडल समझ रही है। एक शिक्षा का मॉडल है जो देश के छात्र आंदोलन ने, देश को जब से आज़ादी मिली तब से सड़कों पे अपने संघर्ष को लड़ते हुए, यूनिवर्सिटीज़ में अपने संघर्ष को लड़ते हुए एक मॉडल बनाया, जिसमें हमने कई तरीके के, जिस तरीके की देश में असमानता है, जिस तरीके से हमारे देश में ऊंच नीच है, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, उसको किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आने दिया, किस तरीके से शिक्षा को समान बनाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके से। अब देख लीजिए किस तरीके से रिजर्वेशन के लिए छात्र हमेशा सड़कों पे उतर के आंदोलन किए हैं, किस तरीके से अपने फीस के लिए आंदोलन किए हैं, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन किए हैं। इसके उलट एक मॉडल भाजपा का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके तहत जो एक मॉडल है उससे चलती है। उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो प्राइवेटाइजेशन है, कि जिससे शिक्षा का बाजारीकरण किया जाए, शिक्षा को बाज़ार में खरीदने और बेचने की वस्तु बनाई जाए, कमर्शियलाइजेशन जिसे कहते हैं, कमोडिफिकेशन, वो किया जाए, और शिक्षा को भी एक ऐसी कमोडिटी बनाया जाए, एक ऐसी वस्तु बनाई जाए जिसे सिर्फ अमीर जाके खरीद पाए और गरीब उससे वंचित रह पाए। क्योंकि एक जो देखा गया है पिछले 50 साल के, 60 साल के इतिहास में, और मुख्य तरीके से पिछले जब से मंडल कमीशन आया 90 के दशक में और उसे शैक्षणिक संस्थाओं में लागू किया गया 2006 में, तब से देखा गया कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षण एक जो हथियार है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा, जो हमारे देश के कई सारे जो महान विचारक हैं उन्होंने कहा, वो कहीं ना कहीं समाज में जो असमानता है उसे दूर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग जिन्हें समाज में नीचा कहा गया है, जिन्हें इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस देश की जातिवादी व्यवस्था में दुय्यम दर्जे का स्थान दिया गया है, वो कहीं ना कहीं अपने हक की बात कर रहे हैं।
वो कहीं ना कहीं ऊपर आ रहे हैं। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी जो मनुवादी विचारधारा है, जो मनुस्मृति पे चलती है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात खटकने लगी। और इसीलिए एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद। अब देखिए किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन तो एक उसका एक पूरी तरीके से एक पहलू है ही, पर जिस तरीके से यूजीसी गैजेट को लाया जाता है, जिससे रिसर्च में 90% सीट्स को काटा जाता है, वाइवा वोसे को 100% करके उसमें रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाता है, किस तरीके से उसमें जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर को लाके शैक्षणिक संस्थाओं को जातिवादी बनाने की एक पहल भाजपा की तरफ से की जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने है। तो इस पूरे सिलसिले में जब हम बात करते हैं सस्ती शिक्षा सबका अधिकार, तो सस्ती शिक्षा जो आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, और अभी भी आप देख लीजिए कोरोना वायरस जो इस देश में आज की ही खबर है कि 10 लाख के ऊपर नंबर चले गया है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, शैक्षणिक संस्थान बंद है, इसके बावजूद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फ़ीस मांगी जा रही है छात्रों से। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे छात्र अपने घर चले गए हैं उनसे मेस का बिल मांगा जा रहा है, उनसे यहाँ पे इस पूरे तमाम जो एक कोरोना वायरस के चलते हुए, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगहों पे है, जो छात्र आंदोलन जिस तरीके से फंक्शन करता था उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव है, पर जिस तरीके से हम ज़मीनी लड़ाई कर रहे थे, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पैंडेमिक का सिचुएशन है, एक पूरी कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इस सिलसिले में सरकार इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए एक के बाद एक ऐसे निर्णय ले रहा है जिससे शिक्षा को एक छोटे समुदाय की, सिर्फ अमीरों की, पूंजीपतियों की खरीद और बेचने की वस्तु बनाई जाए, इसके तरफ एक पूरा पहल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें जो छात्र है, हमारा एक इसमें ड्यूटी है, हमारा ये एक अपना कर्तव्य है कि इस समय में, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, अगर फ़ीस बढ़ती है, अगर रिजर्वेशन ख़त्म होता है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे और हम पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, पर आने वाली नस्लें, आने वाले जनरेशंस भी पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। वो चाहता इसीलिए है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम समाज को बदल, एक जेएनयू में नारा है, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और ये बात जेएनयू ने, और सिर्फ जेएनयू ने नहीं, डीयू ने, पटना विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, और देश के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देश के जितने तमाम विश्वविद्यालय, सब में ये बात हमने देखी है कि छात्र आंदोलन अपने पढ़ने के लिए लड़ता है, और जब पढ़ लेता है तो समाज बदलने की बात करता है, विश्वविद्यालय में बदलाव लाता है और पूरे देश में फिर बदलाव लाता है। आज जो ये नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी लेके आया है, जिसे सरकार लेके आ रही है, उससे आप सोचिए क्या होगा। बड़े बड़े कैंपसेस आज देश में है, जेएनयू में 1000 एकड़ की ज़मीन है, और मुझे भरोसा होगा कि बाकी जितने विश्वविद्यालय हैं देश में, सब में बहुत सारी ज़मीन है, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पे पूंजीपतियों का और सरकार का एक नज़र है। वो नज़र ये है कि शिक्षा को बेचा जाए, और शिक्षा को बेचने का मतलब ये है कि जैसे हमारे हॉस्टल को प्राइवेट करने का बात हुआ, हमारे हॉस्टल को प्राइवेट करके बड़ा बड़ा फीस हमसे लेने का बात हुआ, जो बाद में हाईकोर्ट में जाके हमने नहीं होने दिया। पर अगर होता तो इसका मतलब क्या होता कि हॉस्टल का बन जाएगा होटल, और जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉल बना रहे हैं, और ये पूरा चीज़ हो रहा है। जेएनयू में एक नया क्योंकि जेएनयू बंद हो गया मार्च में, और अभी हम लोग सब अलग अलग जगहों पे है, कुछ छात्र है, अभी नया निर्णय जेएनयू प्रशासन ये लिया है कि जेएनयू में जो ढाबे हैं, जो ढाबे टेंडर के तौर पे दिए जाते थे, जो गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आने वाले जो मजदूर हैं, उनको हटा के उसके जगह मॉल और इस तरीके के होटल और एक फूड स्टोर बनाने की बात फिर से जेएनयू प्रशासन कर रहा है। अब फिर से मेस में प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहा है। तो आज जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि देश का छात्र आंदोलन, प्रगतिशील और वामपंथी छात्र आंदोलन, जिसके एक बुनियाद रही है, जिसका एक इतिहास रहा है कि हमने शिक्षा को कभी बिकने नहीं दिया। जो मोदी जी बात करते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, पर फिर जाके तमाम तरीके से, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हो, सब चीज़ को बेच रहे हैं।
कहते हैं कि चीन को लाल आँख दिखाने का जो बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जिस तरीके से सरकारी कॉरपोरेशंस को, सरकारी संपत्तियों को बेचा गया है, उसमें चाइना का कितना बड़ा हाथ है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो इस तरीके से जो देश, जब विश्वविद्यालय बिकता है तब सिर्फ देश नहीं बिकता है, तब देश और देश का भविष्य बिक जाता है। तब देश में आने वाले नस्लों की, आने वाली पूरी जितने जनरेशन्स हैं, उनके भविष्य पे एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। और जिस तरीके की हम एक संकल्पना रखते हैं एक बेहतर भविष्य की, चाहे वो भगत सिंह, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर, चाहे तमाम हमारे जितने आज़ादी के संग्राम में लड़ने वाले जो हमारे वीर थे, उनकी जो एक संकल्पना थी एक देश की, एक राष्ट्र की, जहाँ पे एकता होगी, जहाँ पे समानता होगी, जहाँ पे ऊंच नीच नहीं होगा, उसके खिलाफ जिस तरीके से भाजपा आज एक के बाद एक अपनी साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ आज छात्र आंदोलन, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में एक हमला हो रहा है, हम देख रहे हैं बार बार छात्र आंदोलन खड़ा होते हुए इस हमले का प्रतिकार कर रहा है। उसी तरीके से हमें आने वाले समय में ऐसे तमाम जितने कोशिशें हैं प्राइवेटाइजेशन की, हमारी शिक्षा को बेचने की, उसको डट के उसका सामना करना होगा, उसका विरोध करना होगा। और साथ ही साथ इस सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए, उसके एजेंडा को एक्सपोज करते हुए हमें एक बेहतर भविष्य के लिए एक दूसरा मॉडल, एक समानता के मॉडल को एस्टेब्लिश करना होगा। यही कहते अपना बात ख़त्म करूँगा। जय भीम, लाल सलाम। और अगर कोई सवाल हो आपके पास, अगर कोई टिप्पणी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हो सके तो मैं आपका जवाब दे दूँगा। साथियों, लगता है कि कोई सवाल नहीं है, तो ख़त्म करने से पहले मैं बस कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ। जेएनयू में जो आंदोलन हुआ, जो अक्टूबर से लेके जनवरी तक चला, जिसमें अलग अलग फेजेस रहे। एक फ़ेज़ में हमने कोशिश की बहुत प्रशासन से बात करने की, पर प्रशासन जो पूरी तरीके से संघ के विचारधारा से चलता है, उसने हमसे बात नहीं की। उसके बाद हमने कई बड़े बड़े मोर्चे निकाले, हमने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के सड़कों पे लाठियाँ खाए, पुलिस से मार खाई। उसके बावजूद हम डटे रहे और इस पूरे दौरान यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं चला, कोई पढ़ाई नहीं हुई। इसके बावजूद प्रशासन को फ़र्क नहीं पड़ा। और जो 5 तारीख को आप सबके सामने है, पर इसके बावजूद 24 जनवरी को हम जो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, वहाँ पे एक बहुत सीनियर जज जस्टिस राजीव सगदर, उन्होंने हमारे फेवर में जजमेंट दिया। और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो एक बर्डन है वो छात्रों पे नहीं डाला जा सकता है, वो बर्डन सरकार का, सरकार को फंड ढूंढना पड़ेगा। और जो जेएनयू का मामला था, वो सिर्फ जेएनयू के प्रशासन से नहीं, बल्कि पूरे केंद्र सरकार के जो आला मंत्री है उनके थ्रू ये चल रहा था। क्योंकि हमारी एमएचआरडी से 2-3 दफ़ा बात भी हुई कि फ़ीस कम करने के बावजूद प्रशासन ने हमसे बात नहीं की, पर एमएचआरडी ने हमसे बात की। पर इसके बावजूद सरकार ने एमएचआरडी के ऊपर ऐसे ऐसे बंधन लगा दिए कि वो चाह कर भी हमारे फ़ीस नहीं कम कर पाए। तो ये मुद्दा एक पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है फ़ी बढ़ने का। सिर्फ ये मुद्दा छात्रों के, क्योंकि ये हमारे भविष्य का मुद्दा है और आने वाली नस्लों के भविष्य का मुद्दा है। तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो 2 तरीके के विचारधाराएँ हैं, एक हमारी विचारधारा, एक सरकार की विचारधारा, उनमें जो ये एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में एक टेम्परेरी विक्ट्री जेएनयू के छात्रों को मिली है। पर ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई चलती रहेगी, ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी शिक्षा विरोधी नीतियों को हम पूरी तरीके से परास्त नहीं कर देते, पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं कर देते हैं।
यही कहते हुए अपना बात ख़त्म करूँगा। फिर से एक बार AISF बिहार का और साथी सुशील का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे मौका दिया यहाँ पे बात रखने का। शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम।